तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, है ना। तो नया टॉपिक है और यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें बहुत बढ़िया सवाल बनाए जा सकते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। और सर्कुलर मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशंस में या प्रैक्टिकल लाइफ में सर्कुलर जो मोशन है ये आपको कई जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे आप बोलो तो अर्थ, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, हालांकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, लेकिन हम उसको सर्कुलर मोशन की तरह कंसीडर कर लेते हैं कई सिचुएशंस में। जैसे अर्थ ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चलकर, तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो उनको हम सर्कुलर मोशन की तरह बिहेव मतलब उसको सर्कुलर मोशन के अंडर ही पढ़ते हैं। तो सर्कल बहुत सारी, जैसे आपकी जो भाई वॉच होती है उसमें अवर हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, और आपका क्या बोलते हैं मिनट हैंड होता है, वो सब सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, है ना बच्चों। तो सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। झूला कोई झूल रहा है तो झूला झूलते समय भी एक प्रकार से वो सर्कुलर मोशन का ही पार्ट कर रहा होता है बॉडी, है ना। तो सर्कुलर मोशन रियल लाइफ की सिचुएशन में, डेली लाइफ में बड़ा ही यूज होता है। आप बाइक चला रहे हो तो आपके व्हील्स घूम रहे हैं, तो वहां भी सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन कई जगहों पे होगा, मतलब वो फिर सर्कुलर मोशन का और हाइयर वर्जन हो जाता है जिसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको सर्कुलर नहीं आएगा। तो सर्कुलर, क्योंकि भाई रोटेशनल मोशन में बॉडी भी घूम रही है और वो चल भी रही होती है, लेकिन वहां पे आपको सर्कुलर के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपके जो रोड्स होती हैं उनमें टर्न होता है, वो भी सर्कुलर होता है, तो वहां पे भी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना। तो सर्कुलर मोशन तो बहुत जगह है, ऐसा भी समझ सकते हो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो उसके बारे में समझना और पढ़ना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ बच्चों कि ये जो सर्कुलर मोशन है ये जरूरी नहीं है कि सर्कल में ही मोशन हो, यानी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहा है तो वहां भी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है। ये हम देखेंगे, सीखेंगे इसको, है ना। अच्छा, सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक नए सेट्स ऑफ वेरिएबल की जरूरत है। देखो अभी तक हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा है, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा है, हमने बोला नहीं लीनियर, लेकिन वो लीनियर था, स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे हम लोग मोशन को। तो लीनियर वेरिएबल्स थे, वो एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक नए सेट ऑफ वेरिएबल चाहिए जिसमें हम एंगल्स की बात करेंगे, एंगुलर की बात करेंगे। तो यहाँ पे लीनियर की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर वहां पे जैसे लीनियर वेलोसिटी होती थी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी, और जैसे वहां एक्सेलरेशन होता था यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन उसकी जरूरत महसूस कैसे हुई ये हम चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कई सारी सिचुएशंस हैं बच्चों जहां पर क्या होता है कि हमें, अगर आपकी वेलोसिटी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तब भी वहां पे कुछ डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमें एक नए सेट्स ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको उससे क्लियर कट समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, मान लीजिए कि एक कार है और ये जो कार है ये कार सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी से। मान लो v वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कार, तो किसी भी t टाइम में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी s। देखो आप, ये v वेलोसिटी से है ना, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बच्चों, मान लीजिए s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मान लीजिए कि ये जो कार है ये रेसिंग कार है, मतलब ये आपका रेस चल रही है कहीं पर। तो यहां पर इस रेस को, कार के मोशन को कवर करने के लिए कैमरामैन भी खड़े होते हैं। तो मान लो एक कैमरामैन जो ए है, कैमरामैन अंकल हैं जो ए है, वो कुछ आगे खड़े हुए हैं, और दूसरे जो कैमरामैन अंकल हैं बी, वो थोड़े पीछे खड़े हुए हैं। तो ये भी इस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके मोशन को, और बी वाले कैमरामैन अंकल भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोचो, जब मान लीजिए कि यहां से कार चलना चालू हुई तो कार तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, लेकिन अगर इसको रिकॉर्ड करना है तो कैमरामैन अंकल तो एक ही जगह फिक्स है, तो कैमरे को कार के सामने रखना पड़ेगा ना। तो बी वाले जो हैं वो कैमरा को ऐसे रिकॉर्ड रखेंगे, और टी टाइम में कार यहां पहुंच जाएगी तो कैमरे को ऐसे घुमाएंगे, यानी उनको कैमरा घुमाना पड़ेगा। ऐसा भी समझ सकते हो कि उनको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी। भाई आपका जो कार है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन यहां पे एंगल क्रिएट करना पड़ रहा है, कैमरा घुमाना पड़ रहा है ताकि उस कार को रिकॉर्ड कर पाए, उसके मोशन को रिकॉर्ड कर पाए। वैसे ए वाला जो कैमरामैन है
वो भी t=0 से कार को रिकॉर्ड करने के लिए वो भी अपना कैमरा घुमाएगा। लेकिन आप सोचो कि ये दोनों जो ऑब्जर्वर हैं, ए और बी दोनों कैमरामैन हैं, उनके लिए कार की वेलोसिटी सेम है, उनके लिए टाइम भी सेम है, उनके लिए कार का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। लेकिन आप ये समझ पा रहे होगे कि जब ए कैमरा घुमाएगा और जब बी कैमरा घुमाएगा तो यहां पे अंतर है कैमरा घुमाने में। आप खुद सोचो, देखो ए को जब कैमरा घुमाना है तो पहले कैमरे की पोजीशन ये थी, फिर कैमरे की पोजीशन ये हो गई। तो ए ने जो कैमरा घुमाया भाई, कैमरामैन अंकल ने वो एंगल घुमाया θ1, जबकि बी ने जो कैमरा घुमाया, बी वाले कैमरामैन ने जो एंगल घुमाया वो घुमाया θ2। तो इसमें से आप ये समझ पा रहे होंगे देखकर कि इनके घूमने का जो एंगल है, जबकि कार की दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है, टाइम सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, लीनियर वेरिएबल सेम है, लेकिन आप समझो बच्चों यहां पे अंतर है। इसका कैमरा घूमने में θ1 एंगल लेता है और इसको रिकॉर्ड करने में उसको कितना कैमरा घुमाना पड़ता है, θ2। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैमरा ज्यादा एंगल किसको घुमाना पड़ रहा है, ए वाले को। देखो ए वाला ज्यादा एंगल घुमा रहा है, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है। तो θ1 इज ग्रेटर देन, अब सोचो दोनों के लिए टाइम तो सेम है, क्योंकि कार तो इतने ही टाइम में यहां पहुंच गई थी ना, तो इसको कैमरा ज्यादा घुमाना पड़ेगा उतने ही टाइम में। तो सोचो इसको ज्यादा तेजी से कैमरा घुमाना पड़ेगा, ये अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी कार को देखने के लिए, जबकि जो दूर खड़ा है उसको धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि उतने ही टाइम में उसको कम एंगल घुमाना पड़ रहा है। अगर कोई पार्टिकल और दूर होता तो सोचो और एंगल कम बनता, तो उसको और धीरे से घुमाना पड़ता। इसलिए क्या होता है ना कि ये एंगुलर वेरिएबल्स अटैच हो जाते हैं। यहां पे देखो ये जो डिफरेंस है, कैमरे घुमाने का डिफरेंस, ये आपके लीनियर वेरिएबल नहीं समझा सकते, क्योंकि दोनों के लिए लीनियर वेरिएबल तो सेम है, वेलोसिटी एक जैसी है, टाइम भी एक जैसा है, डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा है। तो यहां पे हमें नए सेट्स ऑफ वेरिएबल चाहिए इस डिफरेंस को समझाने के लिए, और जो ये नए सेट्स ऑफ वेरिएबल है, न्यू सेट्स ऑफ वेरिएबल, वो एंगुलर वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जैसे ये जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा गया। इसी का कारण है कि जब आप क्या करते हो बच्चों कि ऐसे जब आप ट्रेन से मूव कर रहे हो तो ट्रेन की वेलोसिटी जो है वो v है, लेकिन आप ट्रेन में बैठे हो तो अगर इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v है तो यहां पे एक पास में पोल होता है और एक दूर जो है वो पेड़ होता है। आप कभी विंडो सीट पे बैठे हैं तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। अब क्योंकि इसकी राइट की तरफ वेलोसिटी v है, लेकिन आप ट्रेन में बैठे हो, तो आप इन पेड़ को और इस पोल को आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन को रुका हुआ मानेंगे और आपको पेड़ जो है और पोल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों v वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा। अब मान लो किसी t टाइम में पेड़ की वेलोसिटी से ये पेड़ की पोजीशन यहां से यहां पहुंच गई, जबकि पोल की भी उतनी पोजीशन पहुंची, क्योंकि दोनों के लिए रिलेटिव मोशन तो सेम है, दोनों का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप पोल को देख रहे हो तो पोल को देखने के लिए आप t टाइम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसके लिए ये एंगल जो है बच्चों θ1 कवर कर रहे हो, और जो ये दूसरा एंगल है ये वाला पेड़ को देखने के लिए उसके लिए एंगल θ2 कवर कर रहे हो। तो यहां पे भी आपको समझ में आ रहा है कि एंगुलर वेरिएबल्स में अंतर है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो उतने ही टाइम में आपको ज्यादा मुंडी घुमानी पड़ रही है पोल को देखने के लिए, जबकि दूर जो पेड़ है वो उसके लिए आपको कम मुंडी घुमानी पड़ रही है उसको देखने के लिए। दोनों की रफ्तार लीनियर वेलोसिटी सेम है रिलेटिव मोशन में, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो ये अंतर समझा नहीं पाएगा, ये लीनियर वेरिएबल्स नहीं समझा पाएंगे। यहां पे देखो एंगल लेकिन अलग अलग कवर हो रहा है। पोल जो है वो ज्यादा एंगल ज्यादा मुंडी घुमानी पड़ रही है जो पास वाले पोल को देखने के लिए उतने ही टाइम में, और पेड़ को देखने के लिए आपको कम एंगल घुमाना पड़ रहा है। इसलिए जब आपके पास से पोल निकलता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि पोल बहुत तेजी से निकल गया। आपने कभी ट्रेन में बैठकर ये ऑब्जर्व किया होगा, आपके पास वाला पोल है वो बहुत तेजी से निकलता हुआ नजर आता है आपको, जबकि दूर वाला पेड़ बहुत धीरे 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 आपको चलता हुआ नजर आता है। एक्चुअली में वो दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन वो अंतर इसलिए होता है क्योंकि एंगुलर वेरिएबल्स अलग अलग है। आपको पोल को देखने के लिए अपनी मुंडी तेजी से घुमानी पड़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि पोल तेज निकल गया, और जबकि पेड़ को देखने के लिए आपको मुंडी धीरे धीरे घुमानी पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि भाई आपका जो पेड़ है वो धीरे धीरे चल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस एंगुलर वेरिएबल की वजह से है, लीनियर वेरिएबल की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे लीनियर वेरिएबल फेल हो जाते हैं किसी सिचुएशंस को समझाने में, वहां पे हमें एक न्यू सेट्स ऑफ वेरिएबल चाहिए जो इस अंतर को समझाते हैं
जैसे इन केसेस में मैंने आपको बताया, इन्हीं न्यू सेट्स ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर वेरिएबल्स। अगर और आपको ध्यान दें तो आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई, देखो कि एक कार जो है वो अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर जो है ए, वो यहां से देख रहा है, दिस इज ऑब्जर्वर ए, तो इस ए के लिए कार की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है भाई, तो वो सीधा जाता जाएगा। इस कार का मोशन उसके लिए स्ट्रेट लाइन है, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको मुंडी घुमाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है बी, और वो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो देखो ये कार थोड़ा कुछ समय के बाद इधर होगी, तो इसको देखना है तो इसको अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी। फिर कुछ समय के बाद कार इधर होगी, तो फिर उसको मुंडी घुमानी पड़ेगी। ध्यान से देखो आप, तो पहले अगर मान लीजिए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है कार बच्चों, तो अगर इसने t सेकंड में vt डिस्टेंस कवर किया, तो फिर से t सेकंड में vt डिस्टेंस ही कवर करेगा। लेकिन देखो इसको पहले मुंडी ज्यादा घुमानी पड़ी, जब कार दूर हो जाएगी तो फिर मुंडी कम घुमानी पड़ेगी। तो दोनों में टाइम सेम लग रहा है, यहां से लेके t टाइम लग रहा है, यहां से लेके यहां तक भी t टाइम लग रहा है, लेकिन इसका अगर आप देखो तो मुंडी घुमाने का रेट मतलब d थीटा बाई dt ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है बच्चों। तो ऐसे सवाल ही पूछा जाता है कि भाई कोई ऑब्जर्वर है, कार को देख रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो आप बताइए वेलोसिटी लीनियर जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, बट मुंडी घुमाने का रेट लगातार डिक्रीज हो रहा है। ये बाद में हम सीखेंगे, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। देखो ये यहाँ पे भी वही लॉजिक, जितना दूर हो रहा है वहां पे एंगुलर वेलोसिटी उतनी कम होती जा रही है। अब ये सब समझेंगे कि कैसे होता है, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि लीनियर एंगुलर वेरिएबल्स जो है वो केवल सर्कुलर पाथ के लिए एप्लीकेबल है, ये ऐसा नहीं है भाई। हाँ ये मैं मानता हूं कि 90% जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आपको, उसमें वो सर्कुलर पाथ ही देगा आपको, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि लीनियर वेरिएबल जो एंगुलर वेरिएबल है वो आपके लीनियर मोशन में भी, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अटैच किए जा सकते हैं। और अभी आप देखोगे स्ट्रेट लाइन नहीं, प्रोजेक्टाइल में कहीं पर भी उसको अटैच किया जा सकता है। तो आप ये मान के चलो कि सर्कुलर में जो एंगुलर वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं वो केवल सर्कल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसी कई सिचुएशंस होंगी जहां पर वो लीनियर वेरिएबल्स को अटैच किया जा सकता है, और वहां पे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जो हैं या कुछ चीजें समझी जा सकती हैं बाय यूजिंग एंगुलर वेरिएबल्स। इसलिए हमें कई सारी सिचुएशंस में एंगुलर वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने लीनियर वेरिएबल्स के अलावा अब एक और सेट ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करना है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर वेरिएबल्स। तो आई होप आपको ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और एंगुलर वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है और कैसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे लीनियर वेरिएबल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वहां पे एंगुलर वेरिएबल्स के थ्रू हमें डिफरेंस समझ में आता है, तो उनको वहां पे लाना क्यों जरूरी पड़ा है ना। इसलिए यहाँ पर नई टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आया होगा। बच्चों क्या है कि बेसिकली हम अटैच तो एंगुलर वेरिएबल्स को कहीं भी कर सकते हैं, अभी एंगुलर वेरिएबल्स डिफाइन भी कर देंगे हम, है ना, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन बाद में हमें ये चीजें पढ़नी तो सर्कल के लिए है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में ज्यादा चीजें सर्कल पे ही आएंगी। तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा मतलब सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल आप सब लोग जानते हो कि सर्कल के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, जो सारी चीजें आपको पहले से पता है, आपने मैथ्स वगैरह में सब पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक पॉइंट के अबाउट एक फिक्स रेडियस में अगर आप घूमोगे, फिक्स्ड डिस्टेंस में घूमोगे, तो वो एक जो पाथ बनेगा उसको हम सर्कुलर पाथ बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन जानते हो बच्चों, है ना। आपको बेसिक अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये भी आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये जानते नहीं हो, बट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि रिवाइज हो जाए, है ना। मतलब एक बार लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो ऐसी छोटी चीजें हमें लिख भी लेनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो आप जानते हो सर्कल के बारे में, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, तो सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टी जो सर्कल के बारे में है बच्चों, वो क्या है, आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस भी पता होना चाहिए, या पेरीमीटर, जो भी बोलना चाहो आप, सरकमफ्रेंस बोलते हैं हम तो, है ना। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ये भी आप जानते हो, है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फिर अगर मैं आपसे बोलूं तो किसी भी सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कल में अगर बच्चों उसका सेंटर सी है, तो मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो हमेशा याद रखें कि उसको सेंटर से जोड़ दें। इस पॉइंट पे चाहिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि
सर्कल में आप जानते हो कि टेंजेंट बनाओगे तो वो सरफेस का नेचर बताएगा, और टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर कौन होता है बच्चों? रेडियस, और रेडियस हमेशा सेंटर से पास होता है, ये आपको पता है। अगर मुझे इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है, इसलिए टेंजेंट बनाने की जरूरत ही नहीं ना, आप सीधा उसको कहां से ज्वाइन कर दो भाई? सेंटर से ज्वाइन कर दो। यहां पे परपेंडिकुलर बनाना है, सेंटर से ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो सर्कल में परपेंडिकुलर बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है कि उसको सेंटर से ज्वाइन कर देना चाहिए, है ना। हालांकि ये मैं आपको सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में नॉर्मल रिएक्शन में भी बता चुका हूं। खैर आगे बढ़े, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो बड़ी काम आती है हमारे पास, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको फोर्थ ले लो। फोर्थ प्रॉपर्टी ये भी आपको शायद पता होगा, लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि भाई ये सेंटर है, सेंटर से पास होने वाला जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड मतलब बच्चों जो 2 पॉइंट पे कट करती है ना, तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं, ये आप सभी को पता है। तो दिस लेंथ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ये डायमीटर के किसी भी पॉइंट को जोड़ो, मतलब डायमीटर के दोनों एंड्स को किसी भी पॉइंट पे जोड़ो, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पी पॉइंट पे हम जोड़े दो लाइन से, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये यूज होती है कई बार, है ना। जैसे यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो अगर मैं इसके दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, है ना, दोनों एंड से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉपर्टी भी आता है ना। नहीं आता है तो अभी आपने सीख भी लिया। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कई बार यूज हो जाती है सर्कुलर मोशन में सर्कल की, वो ये है, आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका सर्कल है, सर्कल से आपने सेंटर को जोड़ा, तो किसी भी 2 पॉइंट पी और क्यू को आप सेंटर से जोड़ो और फिर किसी भी दूसरे तीसरे पॉइंट से जोड़ो इस तरीके से, तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो 2 थीटा होता है। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी बच्चों पता होगी, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल से रिलेटेड, सर्कल के बारे में जो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनका यूज होता है। हालांकि आपको पता होगा ये सब लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बस मैंने आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दिया। तो अब हम बच्चों डेफिनेशन डिफाइन करते हैं एक एक करके, एक एक वेरिएबल को जो एंगुलर वेरिएबल्स कहलाते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं, है ना। तो उसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, तो जो मैंने अभी आपको बताया उसको थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लें कि इन मैनी सिचुएशंस, इन मैनी सिचुएशंस लीनियर वेरिएबल्स fails to explain any kind of difference between the observations taken from different locations, then we have to introduce a new set of variables known as angular वेरिएबल्स, जिनको हम एंगुलर वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो सेकंड कि एंगुलर वेरिएबल्स कैन बी attached with both circular as well as
लीनियर मोशन, है ना। तो एंगुलर वेरिएबल सर्कुलर मोशन से भी अटैच किया जा सकता है, लीनियर से भी करा जा सकता है, और भी सिचुएशंस है, प्रोजेक्टाइल से भी किया जा सकता है, कर्वी लीनियर में भी किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो वो आप समझ गए होंगे, है ना। अब ये जो न्यू सेट्स ऑफ वेरिएबल हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगुलर वेरिएबल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एंगुलर वेरिएबल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो पहला जो एंगुलर वेरिएबल है उसको बोला जाता है बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैंने लीनियर लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, एंगुलर, एंगुलर, है ना। आप लोग पूरा लिख लेना, उसको एंगुलर लिखा हुआ है ये, इसको एक सेकंड काट के फिर से लिख ही लेते हैं। तो पहला जो है वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो लीनियर वेरिएबल है उसको लीनियर स्पीड की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो वेरिएबल है वो है बच्चों आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये इनका डिनोशन है और ये है। अब एक एक करके इन तीनों को हम क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट इनको वन बाई वन करके डिफाइन करते हैं। तो पहला जो आपका वेरिएबल है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हालांकि आपने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। आप लोगों ने एंगल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, थीटा की, जो हमने पढ़ी थी कौन सी वाली, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यानी कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में चल रहा है तो वो कोई भी एंगल कवर करेगा, वो पी से क्यू जा रहा है मान लीजिए, तो ये एंगल थीटा कवर कर रहा है, तो उसमें आर्क लेंथ एल कवर किया, रेडियस आर है, तो जो आपका थीटा होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम डिफाइन करते थे, इट इज द टेकन एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो याद करो इसकी यूनिट भी जो था वो हम रेडियन बोलते थे, है ना। तो रेडियन सिस्टम में हमने डिफाइन किया था। तो ये डेफिनेशन है, जो भी एंगल कवर कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से जितना भी आर्क लेंथ कवर करता है पार्टिकल डिवाइड बाय रेडियस, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ arc length, ratio of arc length to the radius of circle, to the radius of circle। ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर यहां पर ये इसका फॉर्मूला भी हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों, तो रेडियन याद रखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, है ना। एसआई सिस्टम में इसको हमने डिफाइन किया हुआ इस तरीके से। फिर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमें रोटेशन ऑफ ऑब्जर्वर देता है कि कितना रोटेशन हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये एक बात और याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप फुल सर्कल कंप्लीट करते हो, फुल सर्कल कंप्लीट करते हो, तो फुल सर्कल अगर हम कंप्लीट करते हैं बच्चों तो उसको 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं। या तो आप उसको 1 रेवोल्यूशन बोलो, फुल सर्कल कंप्लीट, या फिर 1 रेवोल्यूशन, या 1 फुल रोटेशन की बात करें तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो 2 पाई होता है फॉर 1 रोटेशन या 1 कंप्लीट सर्कल। यानी एक सर्कल में पी पॉइंट से आप चले और वापस पी पॉइंट पे आ गए तो 2 पाई आर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, तो रेडियस रेडियस कट गया तो 2 पाई रेडियंस। तो कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है बच्चों। यहां पे दोनों बातें आप ध्यान रखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई है। जबकि अगर वो कंप्लीट सर्कल कर लेता तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, अंतर है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता। इस बात को आप समझे।
और अगर हाफ रोटेशन किया होता बच्चों, हाफ रोटेशन या हाफ रेवोल्यूशन, तो फिर आप क्या करते कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता वो आधा होता, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों, पाई। अच्छा, थीटा और डिग्रीज, एंगल्स जो है डिग्रीज और रेडियंस में अंतर भी, रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो याद करो हमने रिलेशन बनाया हुआ है कि पाई रेडियंस, रेडियंस को बच्चों ऐसे सी में भी लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो पाई रेडियन किसके बराबर होता है बच्चों, 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो अगर आपको 1 डिग्री भी निकालना है तो आप यहाँ से पाई बाई 180 रेडियंस कर सकते हो, है ना। तो ये सब रिलेशन पहले हमने बताए हुए हैं, पहले हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी आप समझे। यहाँ पे अगर मैं बोलूं वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये कैसा वेक्टर है बच्चों, ये एक्सियल वेक्टर है, ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एन एक्सियल वेक्टर। तो ये कैसा है बच्चों, एक्सियल वेक्टर, है ना, एक्सियल वेक्टर है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, ये इसकी एक्सिस के अलोंग होगी, सर्कल के एक्सिस के अलोंग। तो अगर ये रोटेशन पे डिपेंड करता है, आप जिस डायरेक्शन में एंगल रोटेट कर रहे हो उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, इसको हम लिख सकते हैं कि डेट इज, एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब है, डेट इज इट्स डायरेक्शन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन इज along the along the along the axis of circle, along the axis of circle। तो ये इसके एक्सिस के अलोंग होता है बच्चों, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे आप घूमोगे तो इसको राइट हैंड थंब रूल से हमेशा डायरेक्शन देखिएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो थंब देखो अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपका इसका वेक्टर का डायरेक्शन है, और अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो अंदर की तरफ है। तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन अगर आपको देखना है एक्सियल वेक्टर्स का, तो हमेशा अपनी फिंगर्स कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। और जो थंब की डायरेक्शन है ऑफ राइट हैंड, जो थंब की डायरेक्शन है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, है ना। तो मैं डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर को नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, अभी आप इतना जल्दी से नोट करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स जो है, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, it will given by right hand thumb rule, है ना। तो शॉर्ट में इसको RHTR भी बोला जाता है। अब ये कैसे देता है, तो आप याद रखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल में जो सेंस ऑफ रोटेशन है, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो आपको आपको लेना है राइट हैंड के कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स। देन जो डायरेक्शन ऑफ थंब है, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, तो वो आपको एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो जैसे आप यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, अगर वो आप ऐसे घूम रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अपना फिंगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, कर्ल करो, तो देखो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटवर्ड नॉर्मल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। और अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज सेंस में थीटा है, तो यहाँ पे देखो बच्चों थंब जो है वो अंदर की तरफ आएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अंदर की तरफ है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे बच्चों मैंने आपको बोला कि जब आप घूमते हो सर्कल में, फुल रोटेशन करते हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल भाई ऐसा एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसने सेकंड रेवोल्यूशन कंप्लीट किया उसी डायरेक्शन में ऐसे, मतलब वो ऐसे घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमकर उसने क्या किया बच्चों,
डायरेक्शन रिवॉल्व किया। तो यहाँ पे आप देखो तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो एक्सियल वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये 2 रेवोल्यूशंस ले रहा है तो 2 रेवोल्यूशंस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई रेडियंस हो जाएगा। तो अगर सोचो कि अगर ये n रेवोल्यूशंस करता, अगर यही जो पार्टिकल है वो सर्कल में n रेवोल्यूशंस करेगा, तो n रेवोल्यूशंस में एंगल कितना होगा बच्चों, 2n पाई रेडियंस, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस है, 2 रेवोल्यूशन में 4 पाई है, तो n रेवोल्यूशंस में 2n पाई होगा, है ना। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। उसके बाद आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोलता कि उसने पहला एक चक्कर जो है वो ऐसे लगाया, पहला एक रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दूसरा रेवोल्यूशन जो है उसने क्लॉकवाइज लगाया बच्चों, तो एक रेवोल्यूशन ऐसे घूमा तो एक्सियल वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ आया, और जब दूसरा उसने क्लॉकवाइज घूमा तो फिर से वो एक्सियल वेक्टर नीचे की तरफ आया। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों जीरो हो गया। जब सेम सेंस में घूमता है तब n टाइम्स हो जाता है 2 टाइम, लेकिन यहाँ पे एक चक्कर जिस सेंस में लगाया उसके अपोजिट सेंस में दूसरा चक्कर लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, क्योंकि अगर ऊपर के डायरेक्शन में 2 पाई किया है तो नीचे की डायरेक्शन में भी उसने 2 पाई घुमा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना, अपोजिट सेंस में अगर वो घूमेगा और 2 रेवोल्यूशन लगाया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी जीरो है जो आप, तो देखो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अगर सेम सेंस में रोटेशन होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है एक्सिस के अलोंग। अब बच्चों को इसमें फीलिंग इसलिए कम आती है थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों जो मोशन है डायरेक्शन का वो अलग है, और जो हम डायरेक्शन बना रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी वो डायरेक्शन अलग है ना। वो मोशन कहीं करता है और डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग लेते हैं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत जाती है। बाकी अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई अब प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, है ना। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि मोशन कहीं और होगा लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग होता है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ या आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज पार्टिकल घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इनवर्ड है ना। तो मेरे ख्याल से सेंस ऑफ डायरेक्शन में या डायरेक्शन कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल, ये आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है बच्चों। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो एक, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन करा दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्या चीज कि आपके बच्चों यहाँ पर एक क्लॉक है, बोला गया क्लॉक है, और ये क्लॉक जो है इसमें बोला गया कि आपकी वो वाली घड़ी है जिसमें हैंड दिखाई देते हैं। तो एक बच्चों मान लीजिए कि आवर हैंड है, एक आपकी मिनट हैंड है, और एक जो सबसे लंबी होती है वो कौन सी होती है बच्चों, सेकंड हैंड, है ना। तो ये सेकंड हैंड है जो सेकंड कैलकुलेट करती है, मिनट हैंड है जो मिनट बताता है, और आवर हैंड है जो आवर बताता है ना। तो ये आपका बच्चों इस तरीके से क्लॉक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इन 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे में, इन 12 आवर्स फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड, तो आपको आवर हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, कॉमा मिनट हैंड का भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है, एंड सेकंड हैंड का भी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सेकंड हैंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपका मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आपका आवर हैंड का। तो इन कंप्लीट 12 आवर्स आपको तीनों का क्या बताना है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन है बेसिकली थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, बाकी आसान क्वेश्चन है, बन जाता ही है ना। तो देखो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आवर हैंड का वो कितना होगा, तो आवर हैंड आपको पता है कि 12 से 12 घंटे बाद फिर 12 पे आएगा, तो ये एक ही बार कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, है ना।
तो इसका जो है वो 2 पाई रेडियंस हो जाएगा। अब फिर अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड की बात करते हैं, तो मिनट हैंड की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, तो जब यहाँ पे 1 घंटे होंगे तो मिनट हैंड एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा, मतलब एक रेवोल्यूशन लगाएगा। और क्योंकि ये सेम सेंस पे लगाता रहेगा तो 12 घंटे में 12 बार चक्कर लगाएगा। तो एक बार चक्कर लगाया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन। तो 12 बार अगर लगाएगा चक्कर तो 12 इंटू 2 पाई इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये हो जाएगा 24 पाई रेडियंस। तो ये आपका मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर यहाँ पर अगर हम सेकंड हैंड की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड, तो सेकंड हैंड के बारे में सोचो, 1 मिनट में तो ये एक चक्कर लगा लेता है ना भाई, 1 मिनट में तो सेकंड हैंड एक चक्कर लगा लेता है। और अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 चक्कर लगाएगा और सेम सेंस पे लगाएगा। रोटेशन तो अलग अलग सेंस में होगा नहीं, सेम सेंस में रोटेशन होगा। तो इसका मतलब कि 1 मिनट में वो एक चक्कर लगाता है, सेकंड हैंड 2 पाई रेडियन है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 बार 60 चक्कर लगाएगा तो 60 इंटू 2 पाई हो जाएगा। और कितने घंटे में निकालना है, ऐसे 12 घंटे में, 12 आवर्स में, तो 12 इंटू 60 इंटू 2 पाई। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इन रेडियंस। अब कैलकुलेट आप लोग कर लेना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, सेकंड हैंड। तो इस तरीके से आप इन अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सिंपली उसके आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अब हम सेकंड एंगुलर वेरिएबल की डिफाइन करते हैं। तो सेकंड वाला जो एंगुलर वेरिएबल था उसको हमने क्या बोला था बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, ओमेगा से। तो जैसे आप लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करो। जैसे लीनियर वेलोसिटी को हमने क्या डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो लीनियर वेलोसिटी था। बस यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड as the rate of change of, लीनियर की जगह यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, ये 2 प्रकार की होगी। एक तो आपका एवरेज वाला, जैसे वहां पे वेलोसिटी भी 2 प्रकार की होती थी, एवरेज वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे ये एवरेज होगा तो इसको हम डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिखेंगे। जैसे वहां पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता था, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो हो जाएगी बच्चों रेडियन पर सेकंड। देखो रेडियन पर सेकंड, तो ये ओमेगा एवरेज हो गया। फिर आप इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो, जैसे वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ओमेगा हो जाएगा। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस ओमेगा लगाना है तो आपको जो टाइम की लिमिट है वो टेंडिंग टू 0 करानी पड़ेगी, और उस समय पे जो एवरेज निकालोगे वही किस में चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में। तो ये क्या बन जाता था बच्चों, जब इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं, तो ये फिर डी थीटा बाई डी टी इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है एसआई, वो होती है एंगुलर रेडियन पर सेकंड, है ना। इसके बाद फिर आपको ये पता है कि ये भी जो ओमेगा है वो भी एक्सियल वेक्टर है बच्चों, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी मतलब इट इज आल्सो एन एक्सियल वेक्टर। तो ये भी एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, यानी कि अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, मतलब एंगल चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी जो डायरेक्शन है ओमेगा की वो बाहर की तरफ होगी, है ना बच्चों, राइट हैंड थंब रूल देखो आप। और अगर वो पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आएगी, है ना। तो ये एक्सियल वेक्टर्स का मतलब होता है, ये सब आपको पता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं, इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो अनदर यूनिट ऑफ
अनदर यूनिट ऑफ, कई बार सवालों में ये दिया जाता है ओमेगा का, इज आरपीएम। ये आरपीएम बड़ा यूज करते हैं, तो याद रखेंगे कि आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कई बार क्वेश्चन में ये दे देते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, एसआई यूनिट में, दैट इज रेडियन पर सेकंड। तो हमें इसको यूज करना होता है। अब ध्यान से देखो तो 1 आरपीएम की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 1 आरपीएम मतलब 1 रेवोल्यूशन 1 मिनट में, तो यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1 रेवोल्यूशन का हुआ है और जो टाइम है उसमें 1 मिनट लगा, यही तो हुआ। 1 रेवोल्यूशन का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एसआई में रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन कवर कर रहा है, और सेकंड में देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा 2 पाई बाई 60। यानी कि अगर मैं यहाँ दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर आपको क्वेश्चन में x आरपीएम दिया है तो x आरपीएम को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हमेशा x से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जितना भी आरपीएम दिया है उसमें 2 पाई बाई 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, रेडियन पर सेकंड में। तो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर, तो इसको भी याद रखें, ये कई बार आपको क्वेश्चन में बड़ा ही हेल्प करेगा, है ना। तो x आरपीएम कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई 60, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं अभी हमारे पास जो जिनकी ओमेगा फिक्स्ड होती है, मतलब वो फिक्स्ड इंटरवल में हमेशा फिक्स्ड एंगल ही हमेशा क्या करते हैं बच्चों, कवर करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं तो कोई भी, अगर मैं फिक्स्ड ओमेगा की बात करूं यहाँ पर, कि कुछ चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में या फिर हमने बनाई हुई है जिनका जो ओमेगा है वो फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड ओमेगा वाले सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा कैसे निकाल सकते हो जिनका ओमेगा फिक्स होता है। तो भाई ऐसा सोचो कि एक पार्टिकल है, अगर वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो जितने टाइम में वो कंप्लीट करता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड इन कंप्लीटिंग 1 फुल रेवोल्यूशन, तो उसको बच्चों क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड, है ना। तो जब आप टी टाइम पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियंस का क्या होता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो आप उसको लिख सकते हो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ये रेडियन पर सेकंड में फिक्स्ड ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। जैसे अब ये कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें ओमेगा की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो बच्चों आप हमेशा घड़ी को देखो, तो घड़ी के जो अवर हैंड है उनका ओमेगा हमेशा फिक्स है, क्योंकि अवर हैंड जो है वो एक चक्कर हमेशा आपका कब लगाएगा भाई, 12 घंटों में। जैसे सेकंड हैंड है तो उसका ओमेगा बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि वो 60 सेकंड में ही एक चक्कर लगाता है, मतलब 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है, मतलब 60 सेकंड में चक्कर लगाता है। मिनट हैंड है उसका ओमेगा फिक्स है। जैसे ओमेगा ऑफ अर्थ, तो अर्थ भी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में 365 डेज में मतलब वो करती है बच्चों, मतलब अगर उसके खुद का रोटेशन की बात करें तो अर्थ जो है वो 24 घंटे में अपना रोटेशन करती है, तो अर्थ की ओमेगा भी फिक्स है, मतलब सन के चारों ओर की ओमेगा भी फिक्स हो गई, और आपका उसके खुद की एक्सिस में जो घूमती है अर्थ उसका भी ओमेगा फिक्स है। तो ऐसे फिक्स्ड ओमेगा को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। जैसे जो फिक्स्ड ओमेगा है सेकंड हैंड का, तो सेकंड हैंड का ओमेगा जो है वो आप लिख सकते हैं कितना स्टूडेंट्स, 2 पाई कंप्लीट करती है कितने टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे 60 सेकंड्स लिख सकते हो आप। अगर मैं ओमेगा फिक्स्ड ओमेगा ऑफ मिनट हैंड की बात करूं तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो आप एक काम करना बच्चों, इसको सॉल्व करके लिख लेना, पाई की वैल्यू 3.14, कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है, तो डाटा अगर याद है तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करके इसके आगे डाटा लिख लीजिएगा। तो ये 2 पाई बाई इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पाई बाई 60 इंटू 60, भाई ये मिनट हैंड 1 घंटे में लगाता है ना, तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में सेकंड होते हैं, तो ये रेडियन पर सेकंड में लिख रहा हूं मैं, है ना। तो ये भी रेडियन पर सेकंड में। वैसे ही अवर हैंड की बात करें तो ये 12 घंटे में जो अवर हैंड है वो उसका टाइम पीरियड 12 आवर्स है, तो ये 2 पाई बाई 12 इंटू 60 मिनट्स कन्वर्ट होगा, इंटू सेकंड्स में कन्वर्ट करना, तो ये रेडियन पर सेकंड, है ना। तो इस तरीके से आप, ये फिक्स्ड ओमेगाज हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है तो इसका ओमेगा भी फिक्स है बच्चों, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस में कितने घंटे में रोटेट करती है, टाइम पीरियड 24 आवर्स, ये तो हम जानते हैं। तो ओमेगा ऑफ अर्थ जो फिक्स है, तो ये तो कई बार पूछा जाता है ना,
इसलिए इसकी वैल्यू निकाल के जरूर रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड दैट इज 24 आवर्स, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये आपको आंसर मिलेगा। देखो जो अर्थ के ओमेगा है वो बहुत कम है, आप ध्यान से देखो तो इस डाटा को देख के आप समझ पा रहे होगे कि अर्थ के खुद का रोटेशन करने का जो ओमेगा है अपनी एक्सिस के अबाउट, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। तो इसको नोट करो, फिर आगे हम और आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ एंगुलर वेरिएबल्स को पढ़ने से काम नहीं चलेगा बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स में हमें रिलेशन भी आना चाहिए, ताकि अगर कभी लीनियर वेरिएबल दिया हो तो आप उसको एंगुलर वेरिएबल में अगर चाहिए तो कन्वर्ट कर पाओ, या एंगुलर वेरिएबल दिया हो तो लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाओ। तो हम यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड और लीनियर एंगुलर स्पीड के बीच में रिलेशंस डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। अब देखो बच्चों, लेट सपोज कि किसी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और वो सर्कल में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, लीनियर स्पीड v। तो ऑब्वियस सी बात है एक फिक्स डिस्टेंस फिक्स टाइम में कवर करेगा हर इंटरवल में, तो जो ओमेगा होगा वो भी कांस्टेंट होगा। और अगर ये लीनियर स्पीड वेरिएबल होगी तो ओमेगा जो है घूमने का रेट जो है, एंगल कवर करने का रेट है, वो भी अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कि ये घूमा है तो किसी टी टाइम में इसने बच्चों कुछ एंगल जरूर कवर किया होगा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर लीनियर स्पीड जो है वो v है जिससे वो चल रहा है, तो इसने आर्क लेंथ कवर किया है l, और जो सर्कल का रेडियस है वो मान लेते हैं हम कितना बच्चों r। तो ये लीनियर स्पीड से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, आर्क लेंथ है l, उतने टाइम में एंगल भी कवर किया गया थीटा। तो थीटा एंगल कवर किया गया अगर टी टाइम में, तो आप ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप लिख लो। थीटा की वैल्यू कितना होगा बच्चों, अगर हमें इंस्टेंटेनियस ओमेगा स्पीड की बात करनी है और इंस्टेंटेनियस इस लीनियर स्पीड की बात करनी है, तो आप थीटा लिख सकते हो आर्क लेंथ डेट इज एल बाई आर। और अगर आप आर्क लेंथ लिख रहे हैं तो इसमें देखो ये थीटा किसकी वजह से चेंज हो रहा है, आर्क लेंथ चेंज होने की वजह से। रेडियस तो फिक्स है ना भाई, रेडियस चेंज थोड़ी ना हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, आर्क लेंथ, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, वो लीनियर वेलोसिटी है इस वजह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो आप ऐसा करो कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड डी थीटा बाई डी टी बचेगा, इक्वल टू 1 बाई आर जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा dl बाई dt। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस dl बाई dt जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी लीनियर स्पीड v, और d थीटा बाई dt क्या है, ये एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल्स टू लीनियर स्पीड v बाई रेडियस। तो देखो ये रिलेशन आ गया बच्चों। तो ये लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच का रिलेशन है, लेकिन ध्यान रखें ये स्पीड है, ये वेलोसिटीज नहीं है। आप ये रिलेशन ऐसे नहीं लगा सकते कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर बाई आर वेक्टर। तो ये रिलेशन मत लिख देना गलती से, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, तो ध्यान से देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो ओमेगा बाहर की तरफ है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, और ये आउटवर्ड नॉर्मल है ओमेगा जो है। डायरेक्शन कहाँ सेम है, ये इक्वेशन बोल रहा है कि ये तो डायरेक्शन सेम है। हालांकि इसका जो रियलिटी में फॉर्मूला होता है वो ओमेगा क्रॉस मतलब आप देखेंगे तो ये वी क्रॉस आर वेक्टर होगा, आर क्रॉस वी वेक्टर, आर वेक्टर आगे की तरफ और वी वेक्टर तो ऊपर की तरफ आएगा। खैर वो हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर रिलेशन नहीं है, ये यहाँ पर ओमेगा और ये एक्चुअली में इसको ऐसा लिखना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा आर, तो ये v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के साथ नहीं लिखे गए, यानी कि स्पीड्स हैं बच्चों, वेलोसिटी नहीं है।
ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हम यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिर से एक बार कि लीनियर स्पीड को कंपेयर कर रहे हो आप, रिलेशन बना रहे हो किसके साथ, एंगुलर स्पीड। तो लीनियर स्पीड इज इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बात ध्यान में रखना, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखा गया है, मैग्नीट्यूड वाइज रिलेशन। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ये आपका स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट इन वेक्टर फॉर्म। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा बच्चों, है ना। तो आई होप आपको ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये भी आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, कुछ जैसे सवाल अगर आपको दिए जाए बच्चों, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। काइनेमेटिक्स हमने बहुत ऐसे सवाल किए गए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी क्वेश्चन में कि आपको जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, मतलब कुछ भी दे दिया जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टी स्क्वायर प्लस टी रेडियंस, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम दिया ना, कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम दे सकता है, टी क्यूब प्लस 3 ई टू दी पावर -2t, कुछ भी फंक्शन दिया जा सकता है। तो जैसे वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम देते थे, तो आप लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते थे? अगर आपसे बोला जाए कि फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए और आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए, वैसे वहां लीनियर वेलोसिटी पूछते थे, तो आप डी एक्स बाई डी टी करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। यानी कि अगर आप इस फंक्शन ऑफ टाइम का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एफ टी बाई डी टी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर मैं बोलता कि ओमेगा जो है वो टी स्क्वायर रेडियन है, तो आप बताओ 2 सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर स्पीड होगी। तो आप ओमेगा करते तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 सेकंड रखते तो 4 रेडियन पर सेकंड, ये आंसर हो जाता। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो मैं ऐसे क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने काइनेमेटिक्स में बहुत किए हुए। यहाँ पे सिर्फ एक्स की जगह थीटा है और वी की जगह ओमेगा है, बाकी सारे सवाल रिपीट किए जा सकते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे अलग से नहीं करा रहा हूं। वैसे ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो आपका ओमेगा है, अगर वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपसे बोला गया कि थीटा निकालो किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए, तो याद करो जब आपको वेलोसिटी देते थे और पोजीशन निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, तो आप इंटीग्रेशन करते थे। तो यहां पे भी वही करोगे, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी, सॉल्यूशन में डी थीटा बाई डी टी, तो दिस इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से डी थीटा लिखते, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, इंटू डी टी कर देते, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो व्हाट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल? भाई ये जो यहाँ पे आ रहा है, यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी इनिशियल टू टी फाइनल एफ टी डी टी। तो कोई भी क्वेश्चन दिया आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि मैंने काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, तो आप इस टाइप के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप थीटा के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तो ये ओमेगा से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है वो भी आपको बच्चों क्लियर होंगे। हालांकि अभी खत्म नहीं हुए, इस ओमेगा में अच्छे से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको, इसको जल्दी से नोट करो फिर बताएंगे। देखें स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड बोलना चाहिए, और एंगुलर स्पीड में रिलेशन देखा। वो रिलेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। मैंने कहा था ये स्केलर फॉर्म में आपका क्या है बच्चों, वैलिड है, मतलब ये एंगुलर स्पीड है, ये लीनियर स्पीड है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर, है ना। तो ये r जो है वो रेडियस है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों की ये रिलेशन आप केवल सर्कुलर मोशन में लगा सकते हो। हमने सर्कल में भले ही पढ़ा है इसको, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये ओमेगा घूम रहा है, ये आर है, तो हमने सर्कुलर मोशन में भले ही देखा है, तो एक्चुअली में रेडियस से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, आप देखो ध्यान से। तो ओमेगा यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही हम यहाँ पे ओमेगा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस सिचुएशन को फिर से देखते हैं कि मान लीजिए कि एक जो कार है,
बच्चों वो अगर लीनियर स्पीड से जा रही है, मान लीजिए कि एक स्पीड ले लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकंड, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर देख रहा है, मान लो इस कार से 5 मीटर की दूरी पर है, तो 5 मीटर है ना, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये कार जाएगा तो इस आदमी को अपनी मुंडी घुमानी पड़ेगी, और मैंने कहा था धीरे धीरे इसका ओमेगा कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं, मतलब यहाँ पे ये एंगुलर वेरिएबल जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अटैच किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको सर्कुलर मोशन में अटैच कर सकते हो, आप यहाँ भी अटैच कर सकते हो। तो आपको पूछा जाए कि इस इंस्टेंट पर जब ये कार यहाँ पे 10 मीटर थी और इससे ये दूरी थी, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है इस इंस्टेंट पर, तो कैसे निकालेंगे भाई? आपके पास फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो रफ्तार है ये इसके मुंडी घुमाने का काम करेगी, तो ओमेगा इसकी वजह से आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आप लिखोगे v बाई आर, आर की जगह वेलोसिटी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, या परपेंडिकुलर वेलोसिटी से जो डिस्टेंस है उसी को हम रेडियस की जगह ले लेंगे, तो ये 5 मीटर जो वो रेडियस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आप ओमेगा लिख सकते हो कितना बच्चों, 10/5, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा नहीं है कि ओमेगा का ये रिलेशन आप केवल सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर सकते हो, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर व्हाट, लीनियर मोशन ऑल्सो, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी नोट करके भी लिखवाया था इस पॉइंट कि ये दोनों में अटैच किए जा सकते हैं एंगुलर वेरिएबल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि आप केवल सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ लो। हाँ, 90 to 95% जो आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका मोशन लीनियर होता है, तो वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे और मैं बताऊं तो और कैसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे एक और स्थिति मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कार अभी ऐसे चल रही थी और ये कार चलते चलते बच्चों यहाँ आ गई थी, ये आपकी कार है, ये यहाँ पे आ चुकी है और इसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि 50 मीटर पर सेकेंड है इस समय पर, और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा है बच्चों, ये ऑब्जर्वर है ओ, जो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो कार की दूरी है, मान लो ये आपको दूरी दी गई है, ये लेट सपोज 10 मीटर है, और ये एंगल बोला गया है कि 37 डिग्री है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपसे बोला गया कि इस इंस्टेंट पर ये आदमी जब इसको देखेगा तो इसके मुंडी घूमने की रफ्तार कितनी होगी, मतलब इसका ओमेगा कितना होगा। इस इंस्टेंट पे हमें ओमेगा बताना है। अब हम कैसे बताएंगे? तो कभी भी ऐसा हो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं था पहले सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी और डिस्टेंस जो थे वो परपेंडिकुलर थे। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो बच्चों, एक तो ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन है, और एक ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसको हम बोलेंगे v पैरेलल और इसको बोलेंगे v परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल 37 हो गया बच्चों। तो ये जो v परपेंडिकुलर है ये कितना आ जाएगा, 50 sin 37। तो 50 sin 37 मतलब ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 50 cos 37, तो ये 50 cos 37 हो जाएगा 40, है ना। ये हमें समझ में है। अब आप खुद सोचो इस ऑब्जर्वर की, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो तो ये वेलोसिटी सीधी है, तो इसकी मुंडी नहीं घूमेगी क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में चलता बना जाएगा। यहाँ पे है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इसकी मुंडी घूम रही थी, जो सेकंड ऑब्जर्वर। यहाँ पे भी आप देखो कि अगर आप यहाँ ओ पे खड़े हो तो यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो मुंडी घुमाएगा, मतलब जो ओमेगा का कारण है। देखो ये लीनियर वेलोसिटी जो कार की है, जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन, ये इसकी मुंडी नहीं घुमा रहा है। मुंडी घुमाने का काम कौन कर रहा है? ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से उसको मुंडी घुमानी पड़ेगी। तो यानी कि जो ओमेगा है बच्चों, ओमेगा को हमको क्या लिखना चाहिए? ओमेगा एक्चुअली में कौन से कंपोनेंट की वजह से आता है? v की परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, दैट इज v परपेंडिकुलर। तो इसका और अच्छा फॉर्मूला जो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसको हमें लिखना चाहिए v परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, जो भी ये डिस्टेंस है r। ये दिस इज मोर जनरलाइज फॉर्मूला। देखो ये तो केवल सर्कल में लगेगा, लेकिन ये कहीं भी लगेगा। आप v परपेंडिकुलर निकाल लो किसी भी मोशन में, वहां पे आप डिवाइड बाई रेडियस कर दो तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस केस में v परपेंडिकुलर की वैल्यू है 30, रेडियस है बच्चों 10, तो आपका ओमेगा आ गया इस स्टैंड पर कितना, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। रेडियन होता है 3, यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, रेडियन लिखना। ओमेगा की जो यूनिट होती है बच्चों वो कितनी होती है, रेडियन पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकंड आ गया ओमेगा। मतलब जो ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला है वो हमें फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ओमेगा कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। वहां पे v परपेंडिकुलर सर्कल में v के बराबर हो जाएगा, तो अपने आप ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये तो हर जगह पे लगाया जा सकता है ना,
तो आपको डिस्टेंस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, जो कि मुंडी घुमाने का काम करता है, उसी के रेस्पेक्ट में हम ओमेगा लिखते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें लिखना चाहिए कि जो ऊपर आता है बच्चों v परपेंडिकुलर, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, this is the component of velocity perpendicular to the line joining the observer and particle। तो जो पार्टिकल देख रहा है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, उसकी लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, है ना। तो आई होप बच्चों ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्लियर होगा। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, v परपेंडिकुलर बाई r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द पार्टिकल। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर फॉर लीनियर मोशन ऑल्सो एंड फॉर सर्कुलर मोशन में तो v परपेंडिकुलर v के बराबर हो जाता है, तो वो रिलेशन तो आपका वैसे भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया। देखिए बच्चों इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पर आपसे ये बोला गया है कि बच्चों यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ओ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस ऑब्जर्वर से 40 मीटर की दूरी पर और यहां से 50 मीटर की हाइट पर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, समझे, एक पार्टिकल को जो है वो ड्रॉप किया गया। तो ये पार्टिकल ऐसे नीचे आएगा, ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको ये बोला गया कि जो पार्टिकल है उसकी ओमेगा निकालना, फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल with respect to ऑब्जर्वर ओ आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद। जब इसको रिलीज किया गया तब टाइम 0 था, तो 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्वर को क्या ओमेगा लगेगा, क्या ओमेगा महसूस होगा, उसकी मुंडी कितनी रफ्तार से घूमेगी, ये आपसे पूछा गया है सवाल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे देखो बच्चों 2 सेकंड के बाद, पहले ये देख लो कि वो कितने नीचे आ चुका होगा। तो 2 सेकंड के बाद जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बच्चों जब पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो हाफ जी टी स्क्वायर होता है, याद होगा आपको। और क्योंकि 2 सेकंड के बाद लिखना है तो हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 सेकंड का स्क्वायर मतलब 4। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 मीटर आ गया, यानी ये 20 मीटर नीचे आ चुका है। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई बच्चों, 30 मीटर। तो ऑब्जर्वर से इस पार्टिकल की दूरी कितनी है 2 सेकंड के बाद, 40 और 30, तो ये हो गया 50 मीटर। तो ये 50 मीटर की दूरी पर, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 2 सेकंड के बाद पार्टिकल और ऑब्जर्वर के बीच में डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो तो आपको स्पीड देखनी पड़ेगी भाई, कि स्पीड कितनी है इसकी नीचे की तरफ पार्टिकल की। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी नीचे की तरफ है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, जीटी, क्योंकि u 0 होता है ना ड्रॉप करने पे, तो जीटी तो लिखते हैं, तो जीटी हो जाएगा, तो जी हो जाएगा 10 इंटू 2, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए जो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि v परपेंडिकुलर बाई r लगाना है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। तो ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है, तो आपको पता है कि ये एंगल 37 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 53, तो ये 53 डिग्री एंगल हो गया। तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक इस साइड और एक v परपेंडिकुलर। तो हमें किससे मतलब है बच्चों, v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 साइन 53, तो 20 साइन 53 की वैल्यू आ जाएगी 16, है ना, 4/5 होता है ना, तो 16 मीटर पर सेकंड। ये v परपेंडिकुलर आ गया हमारा। जब v परपेंडिकुलर आ गया है तो 2 सेकंड के बाद जो इंस्टेंट पे ओमेगा है, ओमेगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, वो हो जाएगा बच्चों v परपेंडिकुलर का कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस, which is equals to 16/50, which will become 8/25 radian per second. तो this is the answer to this problem. तो आई होप आपको क्लियर होगा। इस तरीके से सवाल दिए जाए, कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को पता होता है तो सवाल बन जाता है, और नहीं पता होता है तो फिर वो सोचता रहता है, उसको फिर समझ में नहीं आता क्या पूछा गया ना। तो आई होप आपको इस टाइप के सवाल आएंगे तो बन जाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कहीं पे ही मिक्स किया जा सकता है। ये लीनियर मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन से भी लिंक किया जा सकता है ऐसे सवालों को, कैसे मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को बच्चों इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया, मतलब फेंक दिया 37 डिग्री एंगल पर, तो आप जानते हो कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट करेगा। तो कभी ना कभी ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, जहां से प्रोजेक्शन लिया है उसको अपन ऑब्जर्वर मान लेते हैं कि वो ओ है, वहां से कोई आदमी उस पार्टिकल को देख रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड द ओमेगा ऑफ पार्टिकल, फाइंड द ओमेगा ऑफ पार्टिकल when it is at topmost point, it is at topmost point with respect to o, ऑब्जर्वर o, है ना। तो यहाँ पे हमें ओमेगा निकालना है जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है ओ पर रहकर, ओ पे देखकर हमें ये बताना है कि हमारी मुंडी कितनी रफ्तार से घूमेगी। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं डाटा देना भूल गया, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है। तो बच्चों लेट सपोज ये 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे भाई, एक ux और एक uy। तो ux कितना होगा बच्चों 50 cos 37, 50 cos 37 मतलब ये वाला कंपोनेंट हो गया 40, और 50 sin 37 मतलब ये कंपोनेंट हो गया 30। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो vy जीरो हो जाता है ना, y में कोई रफ्तार नहीं है, प्रोजेक्टाइल तो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ x वाली होती है और x वाली कांस्टेंट रहती है, तो x वाली वहां भी क्या होगी बच्चों 40 मीटर पर सेकंड होगी। और यहाँ पे जो हाइट होती है उसकी, वो मैक्सिमम हाइट h हो जाती है, और जो रेंज होती है बच्चों, तो जो ये हाइट मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ से बराबर होती है ना रेंज, तो ये पूरी रेंज है तो ये r/2 हो जाएगा, ये हमें पता है। तो आप ध्यान से देखो, आप ये एंगल निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस है पार्टिकल और ऑब्जर्वर के बीच में, जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो ये एंगल थीटा है बच्चों। तो अगर ये एंगल थीटा है तो सोचो हमें इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ओमेगा के लिए तो v परपेंडिकुलर अपॉन r लगाना ना। तो एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन और एक कंपोनेंट 40 का परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हो जाएगा 40 sin 37, सॉरी 40 sin थीटा, ये थीटा एंगल है ना, तो थीटा उसके साथ अटैच नहीं है, इसलिए इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा 40 sin थीटा। तो ये v परपेंडिकुलर मिल गया, मतलब हम ओमेगा लिख सकते हैं बच्चों कितना, v परपेंडिकुलर अपॉन r, दूरी। तो यहाँ पे जो दूरी, मतलब यहाँ पे r मत लिखो क्योंकि रेंज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो d लिख लो। तो d ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √r/2 का स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 sin थीटा v परपेंडिकुलर अपॉन d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों r/2 का होल स्क्वायर प्लस मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर। चलो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और पहले रेंज भी चाहिए होगा तो रेंज की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो हमें पता है 2 इंटू ux इंटू uy, याद हो आपको, डिवाइड बाई g, है ना बच्चों। तो ux की वैल्यू कितनी है बच्चों 40, uy की वैल्यू है 30, डिवाइड बाई g होता है 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो रेंज जो है वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, तो 240 मीटर। तो अगर r/2 निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 120 मीटर, यहाँ पे r/2 की वैल्यू चाहिए ना, तो 120 मीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हमें हाइट चाहिए तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता है यहाँ पर जो है ना। तो मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर sin 37, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख लो y कंपोनेंट का स्क्वायर बाई 2g, है ना, ये तो पता ही है आपको। तो y कंपोनेंट का जो 30 का स्क्वायर 900 बाई 2 इंटू 10, तो ये कैंसिल, तो ये 45 मीटर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट भी आ गया बच्चों। अब मैक्सिमम हाइट आ गया, आपका रेंज आ गया, यहाँ पे पुट करें तो देखो साइन थीटा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे ये थीटा ना ये एंगल, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी पड़ेगी। तो देखो ओमेगा यहाँ पे लिखते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा अगर यहाँ से देखें बच्चों तो ये h अपॉन r/2 होगा, h अपॉन r/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब h बाई √r/2 का स्क्वायर प्लस
एच का स्क्वायर और डिवाइड बाई रूट ओवर आर बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर तो है ही, तो ये नीचे आएगा तो बच्चों यहां से हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 45 हमने निकाली, और ये जो है ये रूट हट जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहां से ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो नीचे बचेगा आर बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बच्चों 40 इंटू 45 डिवाइड बाई आर बाई 2 जो है वो 120 है, तो 120 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर। इसके आगे बच्चों आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना आपका काम है। तो दिस इज अवर आंसर, और ये आंसर रेडियन पर सेकंड में आएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल से भी जोड़ सकते हैं, लीनियर मोशन से भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी अटैच किया जा सकता है, आपको बस निकालना आना चाहिए। इसलिए दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, v परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा बच्चों। देखो बच्चों और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो आपको ये हो सकता है कि भाई जिस भी पार्टिकल का आपको ओमेगा निकालना हो और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको ही मूव करा दो, भाई यही टफ कर सकता है सवाल, और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए कि दो पार्टिकल के बीच में, ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच में जो है आपका 10 मीटर की दूरी है, और ये ए है और ऑब्जर्वर मान लो आपका बी है, तो ए जो है वो ऐसे भाग रहा है लेट सपोज, और अब हम बी को भी भगा देते हैं, ऑब्जर्व करा देंगे ना, और ये मान लो कि कितना है एंगल 37, और बी भी भाग रहा है लेट सपोज इस तरीके से 5√2 मीटर पर सेकंड से, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, मान लो इस तरीके से, है ना। और आपसे बोला गया कि इस इंस्टेंट पर जो ओमेगा है वो ए पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी निकालो यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे वी परपेंडिकुलर बाई आर, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑब्जर्वर खुद ही मूव करने लगा, सोचो आप। तो सबसे पहले तो इस ऑब्जर्वर को रोकना पड़ेगा ना। तो और अगर मैं जनरलाइज करूं फॉर्मूले को, तो और जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो बच्चों इस टेन के दो कंपोनेंट पहले तो कर लो आप, एक तो v पैरेलल अलोंग द लाइन जॉइनिंग और परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 10 cos 37 दैट इज 8, और ये हो जाएगा 10 sin 37 दैट इज 6। और वैसे ही इसका भी दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है 5√2 cos 45, तो ये भी 5 और ये भी 5। अब देखो बच्चों आप एक काम करो, क्योंकि b के रेस्पेक्ट में आपको a का ओमेगा बताना है, तो आप b पे ही बैठ जाओ ना, b पे ही बैठ जाओ। b पे बैठकर आप कौन सा कंपोनेंट देखो फिर परपेंडिकुलर, यानी यहां पर जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी देखना है विद रिस्पेक्ट टू b। तो में परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिलेटिव अपॉन अपन डिस्टेंस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब उससे भी ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला क्या है v परपेंडिकुलर r से, जो हर जगह वैलिड होगा, तो वो जो फॉर्मूला है मोर जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ओमेगा, जो किसी भी परिस्थिति में लगेगा, भले ही ऑब्जर्वर भी चलना चालू कर दे, तो वो फॉर्मूला क्या है भाई, और किसी भी स्थिति में लगेगा, चाहे लीनियर मोशन चाहे कुछ भी हो, तो वो आपको लिखना चाहिए ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर रिलेटिव, यानी परपेंडिकुलर वेलोसिटी की रिलेटिव वैल्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड पार्टिकल। तो दिस इज मोर जनरलाइज फॉर्मूला, है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप v परपेंडिकुलर रिलेटिव लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 को उल्टा करके इसको दे दो, तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव आपको दिखाई देगा कि ये 6 + 5 हो जाएगा। मतलब इसको उल्टा करोगे या फिर 6 - 5 करोगे तो ये 11 आ जाएगा। और अगर ये 11 मीटर पर सेकंड आ गया है तो फिर आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप लिख सकते हो v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस, या r से डिनोट कर लो या d से डिनोट कर लो, तो वो तो 10 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 11/10 रेडियन पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो अगर आपके दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो और उसके डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस कर दो, क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट मुंडी नहीं घुमाएगा, कौन सा कंपोनेंट घुमाएगा, परपेंडिकुलर, तो रिलेटिव ले लो भाई, है ना। तो आप भी चल रहे हो तो फिर आपकी मुंडी उस हिसाब से घूमेगी। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई r या d, तो ये हमेशा आपको हर जगह पे वैलिड मिल जाएगा, है ना। अगर रिलेटिव ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, फिर रिलेटिव रखने की जरूरत नहीं, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, वो v बाई r हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला हर जगह पर आपका एप्लीकेबल है और फॉर्मूला आपका बन जाएगा।
तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। देखिए बच्चों, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है पुराने कॉन्सेप्ट से भी लिंक किया जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। जैसे याद करो कंस्ट्रेंट किया था हमने, तो कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। बस मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ, सैंपल प्रॉब्लम। तो जैसे मान लीजिए कि एक रॉड रखी है इस तरीके से दो इंक्लाइन प्लेन पे, और ये वाला पॉइंट जो है कॉन्टेक्ट वाला ए है और ये वाला पॉइंट बी है मान लेते हैं हम। तो ये जो रॉड का ए वाला पॉइंट है वो अलोंग द ग्राउंड सरफेस 10 मीटर पर सेकंड से खिसक गया, तो बी वाला पॉइंट किसी रफ्तार v से बच्चों नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये एंगल जो है ये बोला गया 53 डिग्री है, ठीक। तो आपसे ये बोला है कि बताइए ओमेगा ऑफ, इस इंस्टेंट पर ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम बी पे बैठकर ए को ऑब्जर्व करें तो हमारी मुंडी कितनी तेजी से घूमेगी, ओमेगा बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो ये वाला बी वाला पॉइंट भी मोशन में है और ये वाला मोशन है। सबसे पहले तो हमें इनके कंपोनेंट देखने हैं, क्योंकि v रिलेटिव निकालना जरूर है लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। तो आप ध्यान से देखो, तो पहले तो v की वैल्यू निकालो, क्योंकि जब तक v की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये एंगल 53 है, तो ये एंगल आप समझ पा रहे होंगे 37 है। तो v का ये कंपोनेंट v cos 37 है, मतलब 4b/5 है। ये वाला परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो 3v/5 है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका भी दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ये लॉन्ग, तो ये एंगल 53 डिग्री। तो ये 10 cos 53 है बच्चों, तो ये 6 आएगा, और ये 10 sin 53 जो है वो 8 आएगा, है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट हमने निकाल लिए। अब याद करो, पहले तो आपको इसमें कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि v की वैल्यू चाहिए ना। तो आप याद करो अलोंग द रॉड जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, नहीं तो रॉड टूट जाएगी या फिर स्लैक हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकता। तो इन दोनों कंपोनेंट को सेम होना चाहिए, 4v/5 और अलोंग द रॉड 6। तो पहले तो इसको लगाकर आपको कंस्ट्रेंट लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बच्चों, ये आंसर निकालना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 4v/6 है, तो ये 2 से कैंसिल, ये 3 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू 15/2 विच इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 7.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपको क्या कर सकते हो कि 3v/5 की वैल्यू निकाल लो आप। तो यहाँ पे देखो मैं 15/2 लिख लेता हूँ, तो 3 इंटू 15/2 इंटू 5 है ना, 3v/5 हो गया ये। तो ये 5 से कैंसिल, तो ये 3। तो आप ध्यान से देखो, तो ये 9/2 मतलब 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 मीटर पर सेकेंड, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर हमें v रिलेटिव निकालना है, तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो v रिलेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर रिलेटिव। दिस अगर इसको +8 मान रहे हैं तो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3v/5 मतलब 4.5। तो ये आ जाएगा बच्चों 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब v रिलेटिव पता है, इनके बीच का जो ये रॉड की बच्चों क्या है, डिस्टेंस है ना। ये क्वेश्चन में दी गई है, मैं देना भूल गया यहाँ पे। तो रॉड की लेंथ बोला है 10 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करोगे तो ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपका आ जाएगा v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई डिस्टेंस। तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव है 12.5 अपॉन r है 10, तो ये हो जाएगा 1.25 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो मिक्स कर दिया है बच्चों। अब किसी को कंस्ट्रेंट नहीं आता होगा तो उसको वैसे ये सवाल नहीं बनने वाला, है ना। और फिर बाद में ये नहीं पता होगा तो फिर वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनसे सवाल आ जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते इनको, क्योंकि किताबों में मिलते नहीं है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आई होप अब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर और किस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और एक दूसरा पार्टिकल वो भी सर्कल में घूम रहा है और दोनों का कॉमन सेंटर है। तो ये वाला जो पार्टिकल है मान लो ए है, और ये वाला पार्टिकल जो है वो बच्चों लेट सपोज कितना है, बी है। अब ये बताया गया स्टूडेंट की जो टाइम पीरियड ऑफ बी है, मतलब ये भी चक्कर काट रहा है और बी वाला भी चक्कर काट रहा है, और t इक्वल्स टू 0 पर ये दोनों आमने सामने थे, एक साथ थे, एक ही मतलब आमने सामने एक ही जगह पर है, ऐसा भी बोल सकते हो आप अगर यहाँ से हम देखें तो एक ही जगह पे थे। तो जब ये घूम रहे थे तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो टाइम पीरियड है, मतलब ए पार्टिकल के चक्कर लगाने का जो टाइम है फुल रेवोल्यूशन करने का, वो 6 आवर्स है, ऐसा बोल दिया गया। एंड टाइम पीरियड ऑफ बी जो है पार्टिकल बच्चों वो कितना है, तो वो आपको बोल दिया गया कि 10 आवर्स है, इस तरीके से। तो ए वाला पार्टिकल जो है वो 6 आवर्स है,
बी वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड जो है वो, मतलब ये पूरा चक्कर लगा लेता है 6 घंटे में, जबकि बी वाले को पूरा चक्कर लगाने में लगता है 10 आवर्स। फिर आपसे ये बोला गया भाई कि क्वेश्चन क्या पूछा गया कि फाइंड द टाइम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट when they will meet again, they will meet again for the first time। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ये आगे आगे चल रहा होगा, तेजी से चक्कर लगा रहा होगा, ये धीरे धीरे चल रहा होगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ऐसा जरूर एक पॉइंट ऐसा कभी ना कभी आएगा, ऐसा टाइम आएगा पहली बार, मतलब बार बार ऐसा होगा लेकिन पहली बार ऐसा टाइम जरूर आएगा जिसमें ये फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे, मतलब फिर से मीट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम वो कितने समय के बाद मीट करेंगे, जब यहां से स्टार्ट किया उसके बाद, तो वो टाइम की वैल्यू आपको निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो बहुत लॉजिक वगैरह लगाने लगते हैं बच्चों, फिर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप लॉजिक से अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग होगा, सॉल्व कर नहीं पाओगे उसको आसानी से। तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ, आपको याद करो तो मैंने आपको फिक्स्ड टाइम पीरियड वाले चीज बताई थी। अगर किसी पार्टिकल का फिक्स्ड टाइम पीरियड है, फिक्स्ड टाइम पीरियड टी, तो आप उसका ओमेगा कितना लिख सकते हो बच्चों, 2π/t, याद होगा है ना, याद करो आप। टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो उसका ओमेगा आप लिख सकते हो, उसकी ओमेगा पता कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ये टाइम पीरियड तो फिक्स है ना, ए का और बी का, तो ओमेगा ऑफ ए, एंगुलर रफ्तार जो है वो ए की, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2π/6, एंड ओमेगा बी तो ये हो जाएगा 2π/10। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो तो करना क्या चाहिए कि ये ओमेगा अगर आपको दिया है, ये दोनों एक ही सेंस में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज सेंस में, तो हमें कैसे निकालना चाहिए। तो आप एक काम करो ना भाई, किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर बैठ जाओ, आप ऐसा करो कि ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लो, मतलब बी पर बैठ के ओ को देखो, तो बी तो रेस्ट पे आ जाएगा ना भाई, अगर बी पे बैठ जाओगे तो बी तो रेस्ट पे आ गया। अब चक्कर कौन काट रहा है बी के रेस्पेक्ट में, केवल ए, तो ए जो है जितने टाइम पीरियड होगा ए के रेस्पेक्ट में, जब आप देखोगे तो जितना टाइम पीरियड ए का बी के रेस्पेक्ट में होगा उतने देर बाद फिर से ये इसी पॉइंट पे होगा, तो आमने सामने होंगे, मतलब एक बार मीट करेंगे। तो इसको रोक के देख लो, रिलेटिव मोशन इसलिए तो फायदा होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी, अगर आप निकालोगे तो ये आप निकाल सकते हो ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा 2π/6 माइनस 2π/10। अच्छा बच्चों ये आपका आ गया ओमेगा ऑफ बी माइनस ये कर दिया हमने। अब ये जो रिलेटिव मोशन है तो टाइम पीरियड देख लो भाई, टाइम पीरियड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वो कितना हो जाएगा, तो ओमेगा होता है 2π/t, और अगर ओमेगा पता है तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, 2π/ओमेगा। देखिए स्टूडेंट्स 2π/ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये 2π ओमेगा से ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी से 2π कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/6 माइनस 1/10, तो बच्चों 2π 2π कैंसिल, तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम मेरे ख्याल से 30 आ जाएगा, तो 30 जो है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 5 माइनस ये बचेगा 3, तो 30/3 मतलब 30/2, तो ये आ गया 15 आवर्स। यानी 15 आवर्स के बाद, क्योंकि हम बी पे ही बैठ गए, बी रेस्ट पे, तो ए ही चल रहा है ना और ए ही घूम रहा है, तो ए कुछ समय के बाद फिर से टी टाइम पीरियड के बाद वो फिर से बी के सामने होगा, मतलब मीट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टाइम पीरियड निकाल लिया आपने, और यही फर्स्ट टाइम मीटिंग का सेकंड टाइम मीट करने को होता तो फिर से 15 घंटा और लेगा, 30 घंटे। तो कोई भी सवाल पूछा जाए आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और कभी भी दो चीज घूम रही हैं तो कितने टाइम के बाद मीट करेंगे, तो उनका टाइम पीरियड हमेशा एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में निकाल लो, दोनों का ओमेगा निकाल के, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई आपको वो लॉजिक लगाने की या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालो, बड़े ही आसानी से ऐसे सवाल सॉल्व हो जाते हैं फिर, है ना। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों समझ में आया। और अगर सोचना भी चाहते हो तो लॉजिक से आप सोचो कि जब 6 घंटे में ये ए पार्टिकल यहाँ पे होगा तो बी पार्टिकल 6 घंटे में यहाँ कहीं होगा।
अब बी पार्टिकल जब 10 घंटे में यहां आएगा तब तक ए वाला पार्टिकल वो कहीं आगे पहुंच चुका होगा। सोचो, तो 10 घंटे तो बीत ही गए, अभी भी नहीं मिले, बी यहां पहुंचा, ए कहीं यहां पहुंचेगा, फिर जब ये बी घूम के आएगा और ये घूम के आएगा तो ये 6 के बाद 12 घंटे के बाद यहां कहीं फिर से ये मीट करेंगे, मतलब 15 घंटे। मतलब वैसे सोचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ये समझ में, ये तो मैंने आपको बस कैसे फील करना है ये समझाया। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको भी सॉल्व कर लोगे।